हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, आज हम लोग फ्राइडे है तो हो सकता है कि आज हमारी जो एक क्लास है, जो हमारा टॉपिक है, ये एंड हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बचे नहीं हैं, मुश्किल से 8-9 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन अच्छे सवाल हैं। वो लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है उनकी, हालांकि सवाल तो एज यूजुअल हमारे आसान ही हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा उनका ऐसा है कि जिसको पढ़कर समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसी को हमें सीखना है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू अपनी क्लास को। भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, ये नहीं था ना? ये नहीं था, हाँ, पहले इसको कर लो। ये नहीं था, मुझे पता है, लेकिन आप पहले इसे करो, क्योंकि हमने कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें साधारण ब्याज बराबर था, ऐसा ही एक और सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सवाल कह रहा है 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर से 5 साल के लिए निवेशित राशि ज्ञात करो, क्या होगी? ये कहा दिया था आई थिंक, ये सवाल ये शायद हो चुका था, एक बार देख के मुझे बताओ। हो चुका था ना ये? नहीं, ये नहीं था। ये नहीं था वो, नहीं, ये नहीं था उसका। 675 आंसर, 675 आंसर था उसका। ये अलग है। कह रहा 26,000 को दो भागों में बांटा है, एक भाग पर 10% 5 साल के लिए, दूसरे भाग पर 9% 6 साल के लिए, और सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है। क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इक्वल है। तो भैया 26,000 को दो भागों में उसने बांटा है, तो 26,000 लिखो। एक भाग ए और दूसरा भाग क्या है? बी। जिन दो भागों में उसने बांटा है, मैंने बोल दिया वो ए और बी है। अब सवाल कहता है कि भैया पहले भाग पर तो 10% का दर है और समय कितना है? 5 साल। दूसरे भाग पर 9% की दर है और समय कितना है? 6 साल। और सवाल कहता है दोनों का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। भैया एक बात बताओ, अगर मैं पहले भाग की बात करूं तो 10% की दर है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50%। दूसरे भाग पर 9% की दर है, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 9 छिक्के 54%। क्या उसने बोला है कि साधारण ब्याज तो भैया बराबर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50% ऑफ पहला वाला भाग क्या है? ए, बराबर 54% ऑफ दूसरा वाला भाग क्या है? बी। क्या ये दोनों साधारण ब्याज बराबर कर दिया आपने? यस। तो भैया आप 2 से काटोगे 25 बार, 2 से काटोगे 27 बार। तो अगर ए और बी का रेशियो आपसे पूछा जाए तो ए के सामने 27 और बी के सामने 25। तो ये रेशियो है, ये अनुपात है जिस अनुपात में बांटा गया है। तो हम कहेंगे 27 और 25 52, और 52 यूनिट की वैल्यू कितना रुपया है? 26,000। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 26,000 बटा 52। तो 26 दूनी 52 और 2 पंजे 10, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500। कितनी आ गई भैया? 500। आपसे कह रहा है 10% पर जो पैसा दिया गया है वो कितना है? तो 10% पर तो ए यानी कि 27 यूनिट दिया गया है, तो 27 गुणा 500 यानी कि 27 पंजे 135 होता है। आपका जवाब आ जाएगा कि सर 13,500 हमारा सही जवाब है। तो ये एक और सवाल मैंने आपको करा दिया जिसमें साधारण ब्याज बराबर होता है, और आपको बस क्या करना है? ब्याज की दर को समय से गुणा करके आपस में इक्वल करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वल करना है। बस इतना सा काम आपने यहां पर देखना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे अपने आगे। ये था शायद क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, है ना? चलो देखते हैं क्या है सवाल में, और बताओ आप मुझे इसका क्या कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल को आप पढ़ो एक बार। क्या इस पर हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं? मतलब जरूरी नहीं है आपका जवाब यस ही हो, आपका जवाब नो भी हो सकता है मेरा जवाब भी नो हो। मैंने तो जस्ट आपसे क्वेश्चन पुट किया। क्या हम इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं? मेथड, एलिगेशन की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई? देखो, लगभग हमने हर चैप्टर में एलिगेशन मेथड के सवाल किए हैं, आपने ये चीज नोट की होगी। लगभग हर चैप्टर में हमने एलिगेशन मेथड का यूज किया है। तो यहां भी क्या इस सवाल में हम एलिगेशन लगा सकते हैं? बच्चा देखकर बताओ। एलिगेशन की कंडीशन थी एक पार्ट, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ओवरऑल हिस्सा। यानी कि जब भी एक हिस्से की बात हो, दूसरे की बात हो और ओवरऑल की बात हो, हमेशा एलिगेशन लगेगा। अब जरा इसे पढ़ना। कह रहा है कि भैया दो राशियां हैं, एक 15,000 है जिसको 12% की दर से, और दूसरी 18,000 है जिसको 15% की दर से उधार दिया गया है। दो राशि अलग अलग है। कह रहा है बताओ कुल राशि पर कितना परसेंट ब्याज के रूप में अर्जित करेगा? कुल राशि पर कितना परसेंट ब्याज उसे मिलेगा? यहां समय हमें नहीं दिया हुआ 2 3 4 साल, तो हम इसे वार्षिक यानी कि एनुअली मान के चलेंगे। हम इसे एनुअली मान के चलेंगे क्योंकि यहां समय नहीं बोला उसने, क्योंकि उसने 15% प्रति वर्ष और दूसरा 12% प्रति वर्ष। तो कह रहा है कुल धनराशि पर कितना परसेंट वार्षिक ब्याज? वार्षिक ब्याज यानी कि एक साल का ब्याज। तो कुल धनराशि पर आपसे वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, तो बच्चा आप इस पर एलिगेशन लगा सकते हो। पहले मैं आपको इसे दूसरे नॉर्मल तरीके से बता देता हूं। भाई ये 15,000 रुपया है, ये 18,000 रुपया है। इसको किस परसेंट पर दिया? 12% पर। और इसको किस परसेंट पर दिया है? 15% पर।
तो आप ये 1 वर्ष का ब्याज है, 12% की दर, इसका मतलब क्या है 1 साल का ब्याज। 15% की दर, इसका मतलब क्या है 1 साल का ब्याज। तो सबसे पहले आप इसका 1 साल का ब्याज बताओ, तो 12% निकालो इसका 15,000 का, तो कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा आपका 1800 रुपए। ये 1 साल का ब्याज हो गया। इसका 15% निकालो 18,000 का, तो आप कहोगे 0 0 15 0 0 15 8 120 15 एकम 15 12 27, यानी कि इस पर 2700 रुपए ब्याज मिल गया 1 साल का। तो आपसे कह रहा है कुल राशि का कितना परसेंट वार्षिक ब्याज होगा, कुल राशि का कितना परसेंट। तो टोटल ब्याज कितना है भाई, टोटल अगर आप जोड़ते हो तो आएगा 0 0 8 7 15 2 1 3 और 1 4, ये आ गया आपका कुल ब्याज। टोटल कितना आ गया, दोनों को जोड़ा और 4500। अब कह रहा है कुल राशि का कितना परसेंट, कुल राशि कितनी है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 18 15 कितना होता है 33,000। तो कुल धनराशि कितनी है बच्चा 33,000। यस, तो भैया कुल ब्याज कितना है 4500 रुपए, और कुल धनराशि कितनी है, दोनों को जोड़ा 33,000 और गुणा 100। बस यही आपको करना है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से जाएगा 11 बार, 3 से जाएगा 150 बार, यानी कि आपका जवाब है 150 बटा 11%। कितना आ रहा है, 11 कम 11 4, 11 तिया 33, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट ना तो इसमें है ना इनमें है, एक ही ऑप्शन है 13.63%। तो भैया कुल धनराशि पर कितना परसेंट वार्षिक ब्याज आ गया, आप कहेंगे सर कुल धनराशि पर तो 13.63% का वार्षिक ब्याज आ गया। अब आप चाहो तो इसमें एलिगेशन बच्चा बड़े शौक से लगा सकते हो, बहुत आराम से इसमें एलिगेशन लग जाएगा। सबसे पहले क्या करो, जो धनराशि है, जो मूलधन है, आप उस मूलधन का रेशियो ले लो। आप क्या करो, उस प्रिंसिपल का अनुपात ले लो। भैया ये 15,000 है और ये 18,000 है। सबसे पहले आपने क्या किया, मूलधन का अनुपात, तो 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, ये आपने क्या किया बच्चा, धनराशि का रेशियो ले लिया। अब सवाल कह रहा है कि एक हिस्सा उसने 12% पर दिया, दूसरा हिस्सा उसने 15% पर दिया, और आपसे पूछ रहा है कुल कितना परसेंट वार्षिक ब्याज है ओवरऑल। और एलिगेशन मेथड बोलता है एक हिस्सा 12% रखो, दूसरा हिस्सा 15% रखो, और कुल जो होगा उसे बिल्कुल बीचों बीच रखो, और उसी की ही वैल्यू हमें निकालनी है, और नीचे अपनी मूलधन का रेशियो यानी कि धनराशि का रेशियो लिख दो। क्या ये बीच वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो? बहुत आसान तरीका है। क्या आप बीच वाली वैल्यू बचा निकाल सकते हो कि नहीं? इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 छिक्के 90 बटा, और इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों का योग 5 और 6 11, तो कितना हो गया 150 बटा 11। और अभी अभी हमने सॉल्व किया है कि भैया 13.63% आ गया। देखो इसमें क्या आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या फिर इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, अब आप इसे खुद डिसाइड कर लो कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या फिर आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, देख लो। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड लगाने की विधि सबसे पहले ये देखो कि कहां लग सकता है। अब जैसे इसे देखो एक बार, बताओ जरा इसका जवाब क्या होगा। क्या है भाई सवाल में? सवाल है 10,000 धनराशि का हिस्सा, कह रहा है एक हिस्सा तो 8% पर और बचा हुआ हिस्सा 10% पर दिया गया। कह रहा है कि यदि औसत ब्याज की दर 9.2 है, औसत ब्याज की दर मतलब ओवरऑल पूरे पैसे पर जो ब्याज की दर है वो 9.2% है। ओके, अब कह रहा है बताओ दोनों हिस्से क्या क्या होंगे। यहां पर भी एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन हर उस जगह लगेगा जब एक हिस्से का ब्याज प्रतिशत या रेट प्रतिशत दिया हो, दूसरे का रेट प्रतिशत दिया हो, और आपसे ओवरऑल या तो पूछ रहा हो ब्याज की दर या ओवरऑल ब्याज की दर दे रखी हो, तो हमेशा हर उस जगह एलिगेशन लगेगा। और ये बात मैं आपको टाइम एंड वर्क समय कार्य के जमाने से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। बेशक मैंने आपको अभी एलिगेशन मेथड एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़ाया, लेकिन इस तरीके में आपको परफेक्शन आ चुका है, क्योंकि हर चैप्टर में एलिगेशन मेथड का जिक्र जरूर होता है। हर चैप्टर में 5-10 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं, तो जो बच्चा रिवाइज कर रहा है रेगुलर, उसके दिमाग में आ चुका है कि कौन सा सवाल है जिसे हमें एलिगेशन से करना होता है। एक दूसरा और दोनों का मिलाकर, एक हिस्सा 8% पर और दूसरा हिस्सा कितने पर 10% पर, और आपको बोला है कि औसत ब्याज की दर, प्यारे बच्चे क्या बोला है, औसत ब्याज की दर। जो औसत वाली आती है वो ओवरऑल यानी कि बीच में आती है। कितना भाई मेरे भाई 9.2%। क्या आप नीचे का रेशियो निकाल सकते हो? क्या आप नीचे का अनुपात बड़े आराम से निकाल सकते हो? बड़े में से छोटा घटाना है। 10 में से 9.2 गया 0.8, और 9.2 में से 8 गया तो 1.2। भाई 9.2 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो तो 1.2 ही तो आएगा, और अगर आप 10 में से 9.2 घटाते हो तो 0.8। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये जो रेशियो आया है नीचे, ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो बना है। किसका भैया? प्रिंसिपल का रेशियो बना है। और ओवरऑल प्रिंसिपल तो हमें दिया हुआ है कितना 10,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू है 10,000, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10 यानी कि 2,000। तो आपसे क्या कह रहा है, दोनों हिस्से 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणा 2,000 यानी कि 4,000, और 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 2,000 यानी कि 6,000। आपका जवाब है 4,000 और 6,000, ऑप्शन नंबर
डी हमारा बिल्कुल सही है। बताओ, आसान सवाल है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल आपको ऐसा दूं, यहां तो आपको एक ब्याज की दर, दूसरी ब्याज की दर और ओवरऑल ब्याज की दर दे दी। एक सवाल ऐसा दूं जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़े। चलो, एक सवाल ऐसा देता हूं आपको, जरा ये सवाल देखना, पढ़ो आराम से। कह रहा है दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई। दो लोग हैं, उन्हें 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई। कह रहा है एक को 5% वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि एक साल के बाद अर्जित साधारण ब्याज 62 रुपए है, एक साल के बाद, एक साल के बाद कितना है साधारण ब्याज? 62 रुपए। तो कह रहा है बताओ प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है। अब यहां पर है क्या सवाल, मेरी जेब में 600 रुपए है, मेरी जेब में कितने हैं? 600 रुपए। मुझे दो लोगों में इनको बांटना है, एक को मैं देता हूं 600 का कुछ हिस्सा और उसे मैं देता हूं 5% की दर पे, दूसरे को मैं देता हूं बचा हुआ हिस्सा 13% की दर पे। और एक साल के बाद दोनों से मिलाकर, क्या बोला मैंने, एक साल के बाद दोनों से मिलाकर मुझे 62 रुपए का ब्याज मिलता है। कितने का बचा? 62 रुपए का ब्याज मिलता है। कह रहा है बताओ कितना कितना पैसा दिया गया था। तो सबसे पहले क्या मैं एलिगेशन लगा सकता हूं? हाँ सर, क्योंकि 600 रुपए का एक हिस्सा 5%, दूसरा 13% और ओवरऑल हमें 62 रुपए का ब्याज दिया गया है। बेशक ओवरऑल हमें 62 रुपए का ब्याज दिया गया है, क्या मैं ओवरऑल ब्याज की दर यानी कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? बोलो, क्या मैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल ब्याज की दर निकाल सकता हूं कि नहीं? सर ब्याज की दर क्या होती है? एक साल का ब्याज। भाई एक साल का ब्याज कितना है? 62 रुपए। सपोज अगर यहां पर 2 साल का दिया होता कि भैया 2 साल का 62 रुपए है, तब भी मैं एक साल का ब्याज निकालता कि 2 साल का अगर 62 है तो एक साल का 31, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल ब्याज की दर, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो यहां तो एक साल का ब्याज है, मैं क्या निकाल रहा हूं? ओवरऑल रेट, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे निकलेगा? एक साल का ब्याज, एक साल का 62 दिया हुआ है, बटा मूलधन, ओवरऑल मूलधन कितना है? 600 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से कटेगा 31 बार, 2 से कटेगा 3 बार, यानी कि 31/3%। पॉइंट वगैरह में मत निकालना, इसको ऐसे ही रहने दो। 31/3% ये मेरी ओवरऑल ब्याज की दर है। हो गया सवाल। भाई एक ब्याज की दर कितनी है? 5%, दूसरी कितनी है? 13%, और ओवरऑल कितनी है उसे सेंटर में रखते हैं, 31/3%। अब दिक्कत है कि इसके बटे में 3 है सर। दिक्कत क्या है कि सर इसके बटे में 3 है, और इसका भी मैंने इलाज आपको बताया कि अगर किसी के बटे में कोई संख्या है तो आप उसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। जैसे यहां बटे में 3 है तो यहां भी 3 से गुणा, यहां भी, तो फिर यहां भी, तीनों में क्या करो? 3 से गुणा कर दो। ये 3 कट गया, 31 बचा, 5 तिया 15, 13 तिया 39। क्या अब कोई दिक्कत है आपको? भाई ये 31/3 था, मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर मैंने कहा कि ये 3 हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमने 3 की गुणा यहां भी करी, यहां भी करी और यहां भी कर दी। हो गया सिंपल, हो गया सिंपल। अब क्या करो? बड़े में से छोटा घटा दो। 39 में से 31 गया 8, और 31 में से 15 गया 16। तो क्या रेशियो बना? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। भैया यही रेशियो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का है, 1:2 का। यही रेशियो मूलधन का है। आपके पास 600 रुपए हैं, 1:2 में बांट दो, तो 2 और 1 3 यूनिट का मतलब 600, 1 यूनिट का मतलब 600/3 यानी कि 200। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 200 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 400। कितनी आएगी? 400। तो क्या पैसा आ गया? 200 400, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने ओवरऑल रेट निकाला। ओवरऑल रेट क्या होता है? एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो हमें एक साल का ब्याज कितना दे रखा है? 62, बटा मूलधन कितना है? 600 गुणा 100। तो ओवरऑल आ गया 31/3। मैंने एक तरफ 5% रखा, एक तरफ 13 और बीच में रख दिया 31/3। अब ये बटा 3 मुझे दिक्कत दे रहा था, तो मैंने 3 की गुणा तीनों में कर दी। इस 3 की मल्टीप्लाई यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो मिला 31, 15 और 39। बस एलिगेशन लगा दिया, बड़े में से छोटा घटाया, बड़े में से छोटा घटाया, रेशियो आ गया 1:2। 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू टोटल 600 के बराबर, 1 यूनिट 200, 200 और 400 आपका मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पे आ जाओ। अब इस सवाल में देखते हैं कि एलिगेशन लग सकता है कि नहीं। भाई जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं ना, ये साधारण ब्याज के सारे बेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सवाल तो ज्यादा दिक्कत मत मानना, क्योंकि ये सारे बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है। ये सवाल इक्का दुक्का पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं भर भर के इसी लेवल का एग्जाम पेपर बनता है क्या, नहीं। मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी है, 1 या 2 क्वेश्चन इस लेवल का रहता है। तो हर चैप्टर का लास्ट जब हम करते हैं, आप भी जानते हैं, लास्ट की क्लास में सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को मैं उठाता हूं। तो ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर आपका डलेगा इसमें, तो वो आदत आपको डल चुकी है वैसे। सवाल कह रहा है कि 5:3 के अनुपात में अनुपात वाली दो राशियों को 2 वर्षों के लिए क्रमशः 7% और 9% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। कह रहा है यदि 2 साल के बाद 620 रुपए का ब्याज है
तो 9% की दर पर कितना धनराशि दी गई थी। अच्छा, ये सवाल पे क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करो कि अगर मैं ओवरऑल ब्याज की दर लगाने गया, अगर मैं ओवरऑल ब्याज की दर लेने गया, तो ओवरऑल 2 साल में कितना है 620, 1 साल में कितना होगा 310, लेकिन मेरे पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल नहीं है। भाई ओवरऑल ब्याज की दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। क्या मुझे मूलधन दिया हुआ है? नहीं, मुझे तो 5:3 के रेशियो में दिया हुआ है मूलधन। तो यहां जब मैं एलिगेशन लगाने जाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूं, मैं ओवरऑल ब्याज की दर लगा निकाल सकता हूं। ओवरऑल ब्याज की दर मैं निकाल सकता हूं, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं मुझे। उससे बढ़िया है आप क्या करो, आपको जो रेशियो दिया हुआ है, भाई मूलधन का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3 का, 5:3 का रेशियो दिया गया है। आप इसको 5R और इसको 3R मान के चलो। आप क्या मानो? इसको 5R और इसको 3R मान के चलो। मान लिया। अब कह रहा है कि इसको 7% पर दिया गया है और इसको 9% पर दिया गया है। इसको भी 2 साल के लिए दिया गया है, इसको भी 2 साल के लिए दिया गया है। सवाल ने बोला है इसको भी 2 साल, दूसरे को भी 2 साल, और कह रहा है 2 साल के बाद टोटल 620 रुपए ब्याज का मिला। मैंने कहा ओके, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 7%, तो 2 साल का हो जाएगा 14%। 1 साल का 9% है तो 2 साल का हो जाएगा 18%। तो भैया 14% ऑफ मूलधन कितना है? 5R प्लस 18% ऑफ मूलधन कितना है? 3R। मूलधन से गुणा करेंगे ना, और ब्याज कितना मिला है? 620 के बराबर कर दो। भाई 2 साल का ब्याज मिला 18%, 2 साल का ब्याज मिला 14%, तो ये 14% किसका? 5R यानी कि मूलधन का। ये 18% किसका? 3R यानी कि मूलधन का। तो मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे किसके बराबर मिलेगा? 620 के बराबर मिल जाएगा। अब आप यहां से R की वैल्यू निकालो। 14 पंजे 70% ऑफ R प्लस 18 तिया 54% ऑफ R, कितना होता है? 4 7 5 12, 124% ऑफ R किसके बराबर है? 620 के बराबर। 31 दूनी 62 और 31 चौके 624, 4 से जाएगा 5 बार, और 5 की गुणा 100 में करेंगे तो आर कितना मिल जाएगा? 500। आर कितना मिला बच्चा? 500। अब आर की वैल्यू 500 आ गई। आपसे कह रहे हैं 9% पर कितना पैसा उधार दिया गया। भाई 9% पर तो ये रहा 3R, तो 3R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 500। आपका जवाब आ जाएगा 1500। ये पैसा आपका 9% पर उधार दिया गया है। मैं फिर से रिपीट करूं क्या सवाल को? रुको करता हूं। सवाल कह रहा है दो धनराशि 5:3 के अनुपात में दी गई है। मैंने इस पर एलिगेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब मैं ओवरऑल ब्याज की दर लगाने जाऊंगा तो उसके लिए मुझे 1 साल का ब्याज तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास मूलधन नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो फिर मैं एलिगेशन की तरफ नहीं गया। तो मैं किस पे गया? मैं गया भैया रेशियो। हाँ एलिगेशन से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगना उतना ही टाइम है। भाई 5 और 3 के रेशियो में प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो मैंने इसको 5R और 3R मान लिया ओरिजिनल संख्या के लिए। अब कह रहा है कि एक को उसने 9% की दर पे दिया है, एक को 7%, एक को 7%, एक को 9%, और दोनों को 2 साल के लिए दिया गया। इसको भी 2 साल, इसको भी 2 साल। कह रहा 2 साल के बाद मिलने वाला जो ब्याज है वो 620 रुपए है। 2 साल का मिलने वाला ब्याज कितना है? 620। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? भैया प्रतिशत ब्याज बताओ। 7 दूनी 14%, 9 दूनी 18%। तो ये 14% किसका? मूलधन का। ये 18% किसका? मूलधन का। दोनों को जोड़कर हमने 620 के बराबर कर दिया, तो ये मिला हमें 14 पंजे 70, 18 तिया 54, 70 और 54 को जोड़ा 124% आ गया। 124 बटा 100 R बराबर 620। R की वैल्यू 500 आ गई। कह रहे 9% पर कितना पैसा दिया गया है? 3R। तो 3R की वैल्यू आ गई 1500। कितनी आ गई बच्चा? 1500। बात क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ इस सवाल पे आओ जरा। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष आयु वाले दो पुत्रों के अकाउंट में 1,45,600 की राशि विभाजित कर दी। तो अलग अलग पैसा विभाजित किया अकाउंट में। पहले ये पढ़ो, मैं इसको आपको समझाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। कह रहा दोनों पुत्रों ने अपने हिस्सों को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया, सिंपल इंटरेस्ट पर। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली हो तो छोटे पुत्र ने अपने अकाउंट में कितना पैसा निवेश किया था। अब मैं समझाता हूं एक्चुअल में ये सवाल है क्या, समझना। भाई 1,45,600 रुपए थे। नहीं ये एलिगेशन नहीं होगा, ये एलिगेशन से नहीं होगा बच्चा। हर वो सवाल जिसमें 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हो वो एलिगेशन से नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। एक हिस्सा दूसरा हिस्सा ओवरऑल दिया हो उसे एलिगेशन से करते हैं। सुनो अब सामने देखो सभी लोग। 1,45,600 रुपए थे एक व्यक्ति के पास। उसने सोचा यार मैं अपने 2 बेटों के अकाउंट में ये पैसा डलवाता हूं। अब 2 बेटे हैं उसके, एक 15 साल का है और एक 18 साल का है।
अगर आपने पूरी बात मेरी सुन ली ना, तो पेन कॉपी लेके लगे पड़े हो सवाल को करने में, यार थम जाओ, मुझे पता है बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो तुम, सामने देख लो, मतलब ध्यान ही नहीं है मेरी बात पे यार। हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, सुनो। 1,45,600 रुपए को दो बेटों के हिस्सों में डाला, एक की उम्र 15 साल है, एक की 13 साल है। अब उसने क्या सोच के डाला कि जब ये दोनों 18 साल के होंगे ना, तो इनको बराबर धनराशि मिलेगी। बराबर धनराशि मिलेगी का मतलब क्या है कि इनको मिलने वाला पैसा बराबर होगा, मतलब कि इनका अमाउंट बराबर होगा, इनका मिश्र धन बराबर होगा, ये उसने बोला है। अब ये लिखा है ना उसने कि जब उन दोनों प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धन राशि मिलेगी। बराबर धन राशि मिलेगी का मतलब है कि बराबर अमाउंट मिलेगा। अब यहां पर सवाल आप समझ गए, करना कैसे है सुनो। उसके दो बेटे हैं, ये उसका पहला बेटा है ए और ये दूसरा बेटा है बी। यानी कि ये मैं ये भी कह सकता हूं, ये पहले बेटे के अकाउंट में पैसा डाला और ये दूसरे बेटे के में, पहले बेटे के में ए रुपया, दूसरे बेटे के में बी रुपया अकाउंट में डाला। दोनों ए और बी मिलाकर 1,45,600 के बराबर है। अब जो ए था वो 15 वर्ष का था, एज एज कितनी थी 15 वर्ष, और दूसरे की एज कितनी थी 13 वर्ष। अब सवाल ने बोला कि भैया जब वो दोनों 18 साल के होंगे तब उन्हें बराबर धनराशि मिलेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 18 साल का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा पहले वाले को, और जब ये 18 साल का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? क्या आप इतनी बात मुझे बता सकते हो? इतना तो बता ही सकते हो काम यार, इतना तो कर ही सकते हो कि जब जो 15 साल वाला बच्चा है ये 18 का होगा तो क्या इसे 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, और जो ये 13 साल वाला है जब ये 18 का होगा तो इसे 5 वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो एक को तो 3 साल का ब्याज मिलेगा और एक को 5 साल का ब्याज मिलेगा, एक को 3 साल का ब्याज और एक को 5 साल का ब्याज मिलेगा। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है भाई, 10% पर ही दिया है ना दोनों ने अपना हिस्सा साधारण ब्याज पर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा इसको? 30%। इसका रेट 10% है तो 5 साल में कितना मिलेगा इसको? 50%। लेकिन सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है उनको मिलने वाली धनराशि बराबर है, उनको मिलने वाला अमाउंट बराबर है। अगर ब्याज 30% है तो अब मैं अमाउंट की बात करता हूं, तो इसका अमाउंट कितना होगा? मिश्र धन की बात करता हूं, मिश्र धन की। तो भैया ये अगर 30% ब्याज है, 30% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 130%, 100 में जोड़ दो, और इसका मूलधन ए। ये अगर ब्याज 50% है तो अमाउंट हो जाएगा 150%, और इसका मूलधन है बी, और दोनों का अमाउंट बराबर कर दो क्योंकि सवाल ने बोला है कि बराबर धनराशि। इससे बेस्ट तरीका इस सवाल का हो ही नहीं सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं सवाल को, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1,45,600 रुपए थे, दो बेटों के हिस्सों में बांटने हैं। मैंने कहा ए और बी, उसने दिया पैसा। अब एक की उम्र 15 साल है, एक की 13 साल है, तो जब दोनों 18 साल के होंगे तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। तो जब ये 18 साल का होगा तो इसे 3 साल का ब्याज, जब ये 18 साल का होगा तो इसे 5 साल का ब्याज। दोनों का रेट 10% है ब्याज की दर, तो इसे कितना ब्याज मिला होगा? 10 या 30। इसे कितना मिला होगा? 50%। अमाउंट मिश्र धन कितना कितना है? अगर ब्याज 30% है तो 100% में जोड़ दो 130%, अगर ब्याज 50% है तो 150% मिश्र धन। मूलधन इनका ए और बी है, मिश्र धन को बराबर करके ए और बी का रेशियो निकाल लो। भाई ये जाएगा 13 बार और ये जाएगा 15 बार, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? ए के सामने 15 और बी के सामने 13, बस इस रेशियो में बांट दो, इसे हो गया क्वेश्चन। तो 15 और 13 कितना हो गया? 28। उसकी वैल्यू है 1,45,600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,45,600 बटा 28, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 2 से कटेगा 5200 बार, तो एक यूनिट 5200। क्या कह रहा है? छोटे पुत्र को कितना कितनी पैसा उसने निवेश किया है? तो छोटा पुत्र यानी कि जो 13 साल का है बी, तो 13 गुणा 5200, तो 0 0 13 दूनी 26, हासिल का 2, 13 पंजे 65 और 2 67, यानी कि 67,600 रुपए जो है छोटे बेटे ने निवेश किया है। ये बहुत महंगा सवाल है बच्चा, डबल स्टार लगाकर महंगा सवाल लिखना इसे। हर बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाता एग्जाम में बैठकर, और अगर आपने वो सवाल कर लिया जिसे हर बच्चा नहीं कर पाता तो समझ जाना आप रेस में पैदल नहीं चल रहे होगे, आप रेस में क्रिस बन के एक कदम दूसरा कदम ऐसे रेस में आगे बढ़ रहे होगे। अगर आपने वो सवाल कर लिया जिसे सब नहीं कर पाते हैं, तो क्रिस वाली चाल होगी आपकी, ऋतिक रोशन वाली। चलो एक सवाल और दूं ऐसा ही, एक सवाल और देता हूं, ये सवाल करिए। कह रहा एक व्यक्ति ने 4,40,000 रुपए अपने दोनों पुत्रों के लिए विरासत में छोड़े। 4,40,000 रुपए। कह रहा है दोनों पुत्रों के 18 साल के होने पर इस राशि को उनमें समान रूप से बांटना है। भाई यही लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि उनका मिश्रधन बराबर है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके फादर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आज जमा कर दें और आपको 10 साल बाद 4 लाख रुपए वापस मिल जाए, तो जो आपके पास 4 लाख रुपए आया, क्या आपके फादर ने 4 लाख रुपए जमा किए थे? नहीं सर, पापा ने तो 2 लाख किए थे। तो जो फिर आपको 4 लाख मिला, ये क्या है? यानी कि आपको प्राप्त हुआ, आपको धनराशि मिली 4 साल बाद, वो क्या है? वो मिश्र धन है, वो अमाउंट है 4 लाख रुपए। तो सवाल में भी वही चीज समझनी है कि 18 साल के होने पर इस राशि को उनमें बराबर रूप से बांटना है। यानी कि 18 साल के जब हो जाएंगे तो जो उनका पैसा बन गया उस टाइम पर वो उनको मिलेगा।
कह रहा है कि अभी उनकी आयु 10 वर्ष और 14 वर्ष है। यदि संपूर्ण राशि को 10% के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो छोटे भाई को उस राशि का कितना अंश प्राप्त हुआ, बताइए। भाई जब वो 18 साल के होंगे तो राशि को समान रूप से यानी कि इक्वली डिवाइड करना है, बराबर। तो मिश्र धन क्या है, दोनों का बराबर है। अब 4,40,000 रुपए हैं भैया, ए और बी में बांट दिया। एक की उम्र 10 वर्ष है, एक की 14 वर्ष है। कह रहा है जब दोनों, ये उम्र है, ये उनकी आयु है, आयु है 10 वर्ष और 14 वर्ष। कह रहा है जब दोनों 18 साल के होंगे तब उन्हें अमाउंट बराबर मिलेगा, समान रूप से धनराशि बटेगी। तो जब ये 18 साल का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा सर, 8 साल का। भाई 10 वर्ष या 18 तक। जब ये 18 वर्ष का होगा इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा सर, 4 साल का। तो समय हमें पता चल गया। अब कह रहा है दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका भी इसका भी। तो ब्याज बताना जरा कितना है ब्याज। आप कहेंगे सर 10 या 80% ब्याज और 10 चौके 40% ब्याज। भाई 1 साल का 10%, 4 साल का 40। लेकिन अगर मैं मिश्रधन अमाउंट की बात करूंगा तो 100% में जोड़ दो 180% ऑफ ए और इसका मिश्रधन 140% ऑफ बी, और दोनों को पैसा समान रूप से बांटा जाना है। समान रूप से यानी कि बराबर धन राशि अमाउंट है। तो 2 से काटेंगे 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। तो ए और बी का रेशियो कितना है, ए के सामने 7, बी के सामने 9। बस इस पैसे को इसमें बांट दो। आप कहोगे 9 और 7 16 यूनिट का मतलब है 4440। तो 1 यूनिट का मतलब है 4440 बटे 16। तो 16 दूनी 32, 8 4 12, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। 1 यूनिट आ गया 27,500। छोटे बेटे को कितना पैसा, छोटा बेटा जो 10 साल का है यानी कि ए, तो 7 गुणा 27,500। 0 0 7 पंजे 35, 3 7 सत्ते 49, 3 52, 5 7 दूनी 14 5 19। भैया 1,92,500 रुपए हैं जो छोटे बेटे के अकाउंट में जमा किया है। क्या अब ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं करने चाहिए। चलो ये सवाल देख लो भाई। बताओ जरा। सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर, ओके, कह रहा है अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की दर पर और जो शेष बच गया उसे 10% की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसे तीनों निवेशों से कुल आय 820 रुपए है, 820.00, मतलब 820 ही होगा। उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करो। अच्छा सुनो, कल आपका मॉक क्विज है, कल आपका मॉक क्विज है। कौन से चैप्टर का? सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। समय कितना मिलेगा? 45 मिनट मिलेगा। और टाइम क्या होगा? टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी आपकी 11 AM, वही एज यूजुअल। तो भैया लिख लो, नोट कर लो, रिवाइज कर लेना, और 30 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोर करेक्टली आपको करने हैं। ध्यान रखना बच्चा, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से। मैं ये चाहता हूं कि टॉपर इसी बैच से निकले। अब लहू मुंह लग गया है मुझे है ना? तो टॉपर निकालने की आदत सी हो गई है अब। चिल्लाने की आदत नहीं है बस, कि टॉपर मेरा है, टॉपर मेरा है, टॉपर मुझसे। ठीक है ना, जो है सही है। मेरे लिए हर वो बच्चा टॉपर है जो सेलेक्ट हो गया, जिसकी रैंक लास्ट आई है लेकिन वो सेलेक्ट हो गया, हर वो बच्चा मेरे लिए टॉपर है, क्योंकि उसने सेलेक्ट होने के लिए टॉपर जितनी ही मेहनत करी है। ये बात, ये दर्द उन बच्चों से पूछो जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। कैसे तसल्ली करें यार, मतलब बहुत दुख होता है। मैं, मेरा पहला अटेम्प्ट था CGL 2018 का। उस टाइम पे हमारा प्री हुआ। CGL में उस टाइम पे प्री होता है, मेंस होता है। मेंस में भी हमारे 2 पेपर होते थे, इंग्लिश और मैथ्स के। उसके बाद तीसरा हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था, लेटर और एसे राइटिंग वगैरह का। चौथा हमारा होता था टाइपिंग टेस्ट, 4। और उसके बाद 5वां होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब करने के बाद में, 5 स्टेप क्लियर करने के बाद में मेरा 0.25 से सिलेक्शन रुका था फाइनल। 0.25 नंबर से। मेरे आज भी याद है, कट ऑफ शायद 527.75 पे लगी थी और मेरे 527.5 नंबर थे फाइनली। तो बहुत तसल्ली, लेकिन फिर उसको मैंने मैनेज कर लिया और 2019 में हो गया। तो जो भी बच्चे रुकते हैं ना, उनको बस थोड़ा सा तसल्ली रखना चाहिए कि हम बस होने वाले हैं, हम बस होने वाले हैं। ये बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है। हाँ, सवाल क्या कह रहा है कि 1/2 भाग 5% पर, 1/3 भाग 8% पर, और जो बच गया उसे 10% पर। कह रहा है 1 साल में टोटल 820 रुपए ब्याज में मिले तो कितना पैसा उसने निवेश किया था? कितना पैसा है जो उसने निवेश किया था? कैसे करें भाई?
हमें पता ही नहीं कितना हिस्सा उसने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, हमें मूलधन दिया ही नहीं है, हमें तो मूलधन दिया ही नहीं है, हमें तो बोला है 1/2 भाग 5%, 1/3 भाग 8%, जो बच गया उसे 10%। तो फिर ऐसे सवालों में जहां पर वो हिस्से बांट के रखता है, जहां पर वो हिस्से बांट के रखता है, हम मूलधन को कुछ मानकर चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? जो उसने हिस्सा दिया हुआ है ना 1/2 और 1/3 ऐसे लिखो, और जो 2 है और 3 है इसका एलसीएम बताओ मुझे। एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना है? 6। भाई हमें प्रिंसिपल पता ही नहीं कितना है, तो हमें मूलधन कुछ तो मान के चलना पड़ेगा ना। तो हम क्या मूलधन मानेंगे? 1/2 भाग और 1/3 भाग का एलसीएम, डिनोमिनेटर का 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6। मानकर चलो कि आपका जो मूलधन है वो 6R है, ऐसे मान के चलो कि आपका जो मूलधन है वो 6R है। अब उसने बोला 1/2 भाग, तो 6R का 1/2 भाग करोगे कितना आएगा? 3। भाई 6 को 1/2 से गुणा करो, इसका 1/3 भाग 1/3 से गुणा करोगे 2R आएगा, और जो शेष बच गया कितना है जरा बताना। भाई 3 और 2 5, शेष कितना बच गया? R। 6 में से अगर आप 3 और 2 5 माइनस कर दोगे, शेष कितना आएगा? R। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरा सुनना। मैंने क्या बोला? उसने कहा कि 1/2 भाग 5%, 1/3 भाग 8%, और जो शेष है उसको 10%। हमें नहीं पता मूलधन कितना है, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, तो मैंने बोला कि 1/2 और 1/3 में 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6, और मान लो 6R मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन है। उसके बाद क्या करना है? आप इसका 1/2 निकालो, इसका 1/3 निकालो, 3 और 2 5, 6 में से 5 गया, शेष बचा R। अब कह रहा है इसको तो उसने 5% पर दिया, 1/3 भाग को 8% पर, और जो शेष बच गया उसे 10% पर। वैसे समय कितना है? एक साल का ही है भाई, एक साल में उसे 820 मिला है, तो एक साल का ब्याज कितना हो गया? 5 दिया 15% ऑफ R, 8 दूनी 16% ऑफ R, और 10% ऑफ R। तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 16 15 31 10, 41% ऑफ R। इसके बराबर है 820 रुपए के। R की वैल्यू निकाल के बता दो मुझे। 41/100, R बराबर 820। भाई 41 दूनी 82 होता है 20 बार, और 100 की गुणा करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। भाई 100 की गुणा 20 में करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। अब R की वैल्यू 2000 आ गई। क्या करा? कितना पैसा निवेश किया, कितना पैसा उसने निवेश किया, आप 6R की वैल्यू निकाल दो। तो 6R की वैल्यू कितनी है? 6 गुणा 2000। आपका जवाब कितना है? 12000। ये लो, कितना पैसा निवेश किया उसने? 12000। बस यही काम आपने करना है। 820 तीनों, उसे तीनों निवेश से प्राप्त आय है, ये इनकम है उसकी, तीनों से इनकम उसकी कितनी है? 820 रुपए। ओके, तो कितना पैसा निवेश किया उसने? 12000 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करना इसे, बहुत अच्छा सवाल है बच्चा। चलो बस हो ही गया, अब तो सब कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब तो बस नए नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज हो सकता है सवालों की अलग अलग हो, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा। बच्चे याद रखना, साधारण ब्याज में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये सर ने नहीं कराया, तो सर पे ठीकरा मत फोड़ना, मेरे ऊपर ठीकरा मत फोड़ना। मैंने कॉन्सेप्ट के हर क्वेश्चन आपको कराए हैं। जो सवाल आपके सामने नया होगा उसकी लैंग्वेज नहीं हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही क्लास का रहेगा। तो कल आपका मॉक क्विज है, मंडे को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर साधारण ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन। बच्चे साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवर्ती ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा आपको, जो चक्रवर्ती ब्याज के बाद होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कराऊंगा। तो मंडे को हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, बहुत गजब का चैप्टर है, उसे हम करने वाले हैं। बाकी मिलेंगे अब मंडे को। तो कल बढ़िया से 11 बजे टेस्ट दो, अपने हिसाब से देना, अपने हिसाब से दो। 11 बजे वो ओपन हो जाएगा, जैसे शाम को देना है भाई शाम को दो, तो है ना। जो कह रहे हैं कि सर 12 बजे के, अरे भैया 11 बजे क्या बंद हो जाएगा क्या? वो रहेगा, शाम को आराम से सोते टाइम दे देना आप, नाइट के टाइम। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।